मिलिए सुंदरपुर के मशहूर सेठ बबलू से। पूरे गांव में चिकन राइस का सिर्फ एक ही ठिकाना बबलू का ढाबा। स्वाद इतना लाजवाब कि लोग दूर दूर से खिंचे चले आते हैं, लेकिन दाम ऐसे कि जेब ढीली हो जाए, क्योंकि हमारे बबलू सेठ जी हैं स्वाद के बादशाह, मगर दिल के थोड़े नहीं, काफी ज्यादा लालची। बबलू भैया, एक प्लेट चिकन चावल लगा दो। पर भाई, कल 120 रुपए थे, आज सीधे 200 रुपए। इतना महंगा क्यों? अबे ओ, महंगाई का जमाना है। मेरा मुर्गा अब दाना नहीं काजू खाता है। खाना है तो 200 रुपए निकाल, वरना पीछे हट, लाइन मत खराब कर। अरे भाई, थोड़ा तो रहम करो, हम गरीब कहाँ जाएंगे? रहम के लिए मंदिर जाओ, यहाँ सिर्फ जायका मिलता है। पूरे सुंदरपुर में अकेला मैं ही हूँ जो असली माल खिलाता है। दाम भी मेरा होगा और नियम भी मेरा। तभी बबलू मन ही मन सोचने लगता है, जब तक यहाँ कोई दूसरा नहीं है मैं तो ऐसे ही लूटूंगा। जिसे स्वाद चाहिए उसे तो घुटने टेक कर यहीं आना पड़ेगा। बबलू का अहंकार 7वें आसमान पर था। गांव वाले उसकी बदतमीजी से तंग थे, पर मजबूरी में वहीं खाने को विवश थे। सुंदरपुर अब किसी ऐसे चमत्कार के इंतजार में था जो इस घमंड को तोड़ सके। सुंदरपुर की धूल भरी सड़क के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आर्यन नाम का एक लड़का थका हारा बैठा हुआ था। उफ, ये गर्मी और ये भूख, गला सूखकर काटा हो गया है। कहाँ गई वो शहर की चमचमाती जिंदगी, और कहाँ आज ये हाल। 2 दिन से पेट में अन्न का दाना नहीं गया। क्या किस्मत है। बड़े बड़े होटलों का सपना देखा था और आज खुद एक सूखी रोटी के लिए तरस रहा हूँ। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे पेट के अंदर चूहे कबड्डी नहीं, पूरा दंगल लड़ रहे हैं। नहीं, हार नहीं मान सकता, पर शरीर साथ नहीं दे रहा। कोई है जो एक घूंट पानी पिला दे। तभी आर्यन की नजर पास के खेत में काम कर रहे एक नौजवान धीरू पर पड़ती है। अरे भाई, तुम तो बहुत थके हुए लग रहे हो। शहर से आए हो क्या? लो, पहले थोड़ा पानी पियो और अपनी जान में जान लाओ। शुक्रिया भाई, बहुत भूख लगी है। क्या यहाँ पास में कोई सस्ता होटल या ढाबा मिलेगा? मेरी जेब इस वक्त थोड़ा तंग है। देख भाई, मैं तो एक गरीब किसान हूँ। होटल जाने के पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, पर मेरी माँ ने 4 सूखी रोटियाँ और टमाटर लहसुन की चटनी दी थी। अगर तुम्हें आपत्ति ना हो तो आधा तुम खा लो। तभी वह दोनों बैठकर खाना खाने लग जाते हैं और आर्यन जैसे ही पहला निवाला लेता है, वाह भाई, ये चटनी है या कोई जादू? ऐसा असली स्वाद तो मैंने शहर के 5 स्टार होटल में भी नहीं चखा। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? मुझे सब धीरू कहते हैं। और तुम्हारा? मेरा नाम आर्यन है। धीरू भाई, आज तुमने मुझे खाना नहीं, जिंदगी दी है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। धीरू की सादगी ने आर्यन का दिल जीत लिया था। भूख मिटते ही आर्यन के दिमाग में सुंदरपुर की किस्मत बदलने का आइडिया दौड़ने लगा। आर्यन धीरू के साथ उसके छोटे से मिट्टी के घर में पहुंचता है, जहां अंदर धीरू की माँ बैठी होती है। बेटा धीरू, साहूकार धनराज के आदमी फिर आए थे। वो कह रहा था कि अगर इस महीने ब्याज नहीं चुकाया तो वो हमारी ये आखिरी जमीन और झोपड़ी भी छीन लेगा। फिर हम कहाँ जाएंगे? माँ, मैं दिन रात खेत में पसीना बहा रहा हूँ, पर धनराज का ब्याज खत्म ही नहीं होता। जितना चुकाओ उतना ही बढ़ जाता है। माँ जी, आप अपनी आंखों में आंसू मत लाइए। जब तक मैं यहाँ हूँ, आपकी जमीन का एक तिनका भी कोई नहीं छू पाएगा। मैं और धीरू मिलकर कुछ ऐसा करेंगे कि साहूकार खुद आपके पैर छुएगा। बेटा, तू कौन है और तू हमारी इस गरीबी में मदद कैसे करेगा? मैं धीरू का भाई हूँ माँ। बस आप अपना आशीर्वाद इस बेटे के सिर पर रखिए। कल से सुंदरपुर का वक्त बदलने वाला है। आर्यन की बातों में एक ऐसा भरोसा था कि माँ को अपनी मुश्किलों का हल नजर आने लगा। गरीबी के उस अंधेरे घर में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल उठी थी। अगले दोपहर आर्यन और धीरू बबलू चिकन पैलेस के सामने से गुजर ही रहे थे। तभी आर्यन ने बात शुरू की। धीरू भाई, इस एक दुकान पर इतनी भीड़ और इतना शोर क्यों? क्या यहाँ मुफ्त में खाना बट रहा है? नहीं भाई, ये बबलू की दुकान है। पूरे गांव में अकेला यही नॉनवेज बेचता है। बड़ा घमंडी है। अगर कोई और दुकान खोलता है तो ये उसका ठेला जलवा देता है या पुलिस से बंद करवा देता है। अच्छा, तो ये सुंदरपुर का शेर बना फिरता है। धीरू, अब हम भी यहाँ अपनी दुकान खोलेंगे, पर हम वो नहीं बेचेंगे जो ये बेचता है। पर भाई, वो हमें टिकने नहीं देगा। और हम बेचेंगे क्या? हम बेचेंगे चिकन पाव भाजी, एक ऐसी डिश जिसका स्वाद चखकर लोग बबलू का रास्ता भूल जाएंगे। आर्यन की आंखों में जीत की चमक थी। उसे पता था कि बबलू के घमंड को तोड़ने के लिए ताकत नहीं,
बल्कि एक अनोखे स्वाद की जरूरत है। अगली शाम आर्यन और धीरू घर के बाहर खड़े थे। तभी आर्यन अपनी जेब से एक पुरानी सोने की अंगूठी निकालकर धीरू को देता है। धीरू भाई ये लो, कल सुबह इसे शहर जाकर सुनार को बेच देना। जो पैसे मिले उनसे एक मजबूत ठेला, ताजा पाव और बेहतरीन मसाले खरीद लाना। नहीं भाई, ये तो सोने की अंगूठी है। ये पक्का तुम्हारे परिवार की आखिरी निशानी होगी। मैं इसे हाथ भी नहीं लगा सकता। धीरू, रिश्ते निशानियों से नहीं, नीयत से चलते हैं। तुमने मुझे तब खाना खिलाया जब मैं भूख से दम तोड़ रहा था। आज ये अंगूठी हमारे नए भविष्य की नींव बनेगी। इसे मना मत करो। भाई, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। मैं अभी शहर के लिए निकलता हूँ। फिर धीरू वहाँ से शहर के लिए निकल जाता है। अगले दिन धीरू और आर्यन ने अपना ठेला खोल लिया था, जिस पर लिखा हुआ था चिकन वड़ा पाव। आइए सुंदरपुर वालों, इतिहास में पहली बार गर्मा गर्म मक्खन वाली चिकन पाव भाजी सिर्फ 50 रुपए में। जो एक बार खाएगा वो बबलू को भूल जाएगा। अबे ओ छोरे, पाव भाजी तो आलू की होती है, ये चिकन वाली क्या बला है? चल एक प्लेट लगा, देखते हैं तेरे हाथ में कितना दम है। ये लीजिए कुणाल भाई, एक बार चखिए तो सही। कुणाल पहला निवाला खाते ही ओ तेरी, ये क्या चीज बना दी भाई? मसाले एकदम कड़क और चिकन मलाई जैसा नरम। ए गांव वालों, कहाँ मरे जा रहे हो उस बबलू के पीछे? असली माल तो यहाँ मिल रहा है। भाई 50 रुपए में इतना सारा? मुझे भी 2 प्लेट दो। कुणाल की आवाज सुनते ही बाजार में भगदड़ मच गई। देखते ही देखते बबलू की दुकान खाली हो गई और आर्यन के ठेले पर मेला लग गया। दूसरी तरफ बबलू बहुत गुस्से में था और तभी उसने कुणाल को अपने पास बुलाया। ओए कुणाल, देख वो सामने वाला ठेला। अगर तूने आज रात उसे गायब कर दिया तो पूरे हफ्ते की शराब मेरी तरफ से फ्री। बोल, करेगा? मालिक, आप फिक्र मत करो। उस ठेले को ऐसी जगह फेंकूंगा कि कल सुबह वो दोनों उसे गूगल मैप पर भी नहीं ढूंढ पाएंगे। आधी रात का सन्नाटा। कुणाल ठेले को धक्का देने की कोशिश करता है, पर आर्यन ने पहियों को जंजीर से खंभे में बांध दिया था। अरे, ये ठेला है या पहाड़? हिलता क्यों नहीं? लगता है इसने भी चिकन पाव भाजी खा ली है। बहुत भारी हो गया है। थोड़ी देर यहीं सो जाता हूँ, फिर धक्का मारूंगा। फिर कुणाल ठेले के पास सो जाता है। अगली सुबह बाजार में भीड़ जमा है और कुणाल ठेले के नीचे खर्राटे ले रहा है। आर्यन भाई, देखो हमारा नया चौकीदार तो ठेले के नीचे ही सोया है। अरे ओ कुणाल, उठ, क्या रात भर ठेले से बातें कर रहा था? पूरी बाजार में बबलू की किरकिरी हो गई। उसकी पहली चाल उल्टी पड़ चुकी थी। अगली सुबह जब धूप की पहली किरणें बाजार में रौनक भर रही थी, तभी अचानक साहूकार धनराज आर्यन के ठेले पर आ धमका। ओए धीरू, बहुत उड़ने लगा है तू। सुना है बड़ा पैसा कमा रहा है। ला मेरा कर्जा निकाल, वरना अभी इस ठेले को नाले में पलटवा दूंगा। साहूकार जी, अभी तो काम शुरू ही किया है। साहूकार जी, गला मत फाड़िए। प्यास लगी है तो पानी पीजिए और हिसाब करना है तो ये लीजिए। ये रहे आपके 4000 रुपए मूल और 1000 रुपए ऊपर से ब्याज। पूरे 5000 हैं, गिन लीजिए और धीरू की जमीन के कागज फाड़ दीजिए। क्या 5000 सिर्फ एक हफ्ते में? कहीं डाका तो नहीं डाला तुम दोनों ने? डाका नहीं साहूकार जी, मेहनत का फल है। जब स्वाद और नीयत साफ हो तो लक्ष्मी खुद चल कर आती है। अब रास्ता छोड़िए, ग्राहकों की लाइन लगी है। साहूकार अपना सामूह लेकर वहाँ से खिसक गया। धीरू की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि आज वो बरसों पुराने कर्ज से आजाद हो गया था। अगले ही दिन अपनी जलन और बदले की आग में जलता हुआ बबलू पुलिस को साथ लेकर सीधे आर्यन और धीरू के ठेले पर पहुंच गया। साहब, यही है वो ठेला। ये लोग इसमें नशे की पुड़िया मिलाते हैं, तभी तो पूरा गांव इनका दीवाना है। मेरा धंधा बर्बाद कर दिया इन मिलावट खोरों ने। धीरू, आर्यन, पीछे हट जाओ। हमें इस ठेले की पूरी तलाशी लेनी होगी। बेशक साहब, हम सच के साथ हैं। आप अपना काम कीजिए। बबलू मौका पाकर चुपके से एक सफेद पुड़िया ठेले के नीचे गिराता है। ये देखो साहब, मिल गया सबूत। मसालों के पीछे नशा छिपा रखा है। साहब जरा रुकिए, पुलिस को जो नहीं दिखा वो बबलू को इतनी जल्दी कैसे मिल गया? जरा इस पुड़िया पर उंगलियों के निशान चेक कीजिए और साथ ही बबलू की बाईं जेब भी, शायद वैसे ही एक और पुड़िया वहाँ छिपी हो। इंस्पेक्टर बबलू की जेब चेक करता है। उसकी जेब से वैसी ही एक और पुड़िया निकलती है। अच्छा, तो ये तुम्हारी चाल थी? दूसरों को फंसाने के चक्कर में खुद जहर लेके घूम रहे हो? सिपाही, इसे गाड़ी में डालो और इसकी दुकान अभी सील करो। बबलू गिड़गिड़ाता रहा, पर पुलिस उसे घसीटते हुए ले गई।
पूरे बाजार ने तालियों के साथ आर्यन और धीरू की सच्चाई का साथ दिया। उस दोपहर जब आर्यन और धीरू अपने ठेले पर काम में लगे थे, तभी अचानक मिस्टर मल्होत्रा वहां पहुंच चुके थे। बेटा आर्यन, तुम्हारा वक्त पूरा हुआ। तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ महलों के वारिस नहीं, बल्कि अपने दम पर जमीन से जुड़कर भी कामयाबी पा सकते हो। आर्यन भाई, ये बड़े साहब कौन है और ये क्या कह रहे हैं? धीरू भाई, ये मेरे पिता है। मैं शहर के सबसे बड़े होटल रॉयल पैलेस के मालिक का बेटा हूँ। मेरे पिता चाहते थे कि मैं जमीनी हकीकत समझूं और खुद के हुनर को पहचानूं। तो क्या तुम हमें छोड़कर चले जाओगे? ये ठेला, ये दोस्ती, क्या सब यही खत्म? नहीं धीरू, रिश्ता खत्म नहीं, आज से शुरू हुआ है। ये ठेला अब एक पक्का ढाबा बनेगा जिसका नाम होगा उम्मीद की हांडी। तुम इसके मालिक हो और मैं हर महीने यहाँ तुम्हारी चटनी का स्वाद चखने आऊंगा। कुछ ही दिनों बाद सुंदरपुर के उसी बाजार में, जहाँ कभी एक छोटा सा ठेला हुआ करता था, अब एक शानदार ढाबा तैयार खड़ा था और एक नई शुरुआत होने जा रही थी। धीरू भाई, मेरा यहाँ का सफर पूरा हुआ। अब इस आलीशान ढाबे के मालिक तुम हो। यहाँ सिर्फ खाना नहीं बल्कि उम्मीद परोसी जाएगी। आर्यन भाई, यकीन नहीं होता कि एक टूटे ठेले से यहाँ तक का सफर हमने तय कर लिया। ये सब तुम्हारी वजह से है। बेटा, तूने हमारी गरीबी मिटा दी और हमें सिर उठाकर जीना सिखाया। जुग जुग जियो मेरे लाल। माँ, असली स्वाद तो आपकी उस लहसुन की चटनी में था। धीरू भाई, याद रखना, अब सुंदरपुर में कोई भी हुनरमंद भूखा नहीं सोएगा। मैं हर महीने यहाँ चक्कर लगाने आता रहूंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आर्यन और धीरू की ये कहानी? अगर इस दोस्ती ने आपका दिल जीत लिया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। क्या आप चाहते हैं कि हमारी अगली कहानी में आपका नाम हो? तो अभी नीचे कमेंट में अपना प्यारा सा नाम लिखें। तब तक के लिए खाते रहिए और खुश रहिए। शुक्रिया।